हेलो क्लास। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज़ योर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमें कितना टाइम पीरियड के लिए चाहिए होता है? मोर देन 5 ईयर्स के लिए। जब भी एक कंपनी को फिक्स एसेट्स परचेज करनी है, ठीक है, या फिर कोई न्यू प्लांट लगाना है, न्यू मशीनरी लेकर आनी है जिसमें फंड्स बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ जाती है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर अ कंपनी। एक कंपनी को शॉर्ट और मीडियम टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फर्स्ट इज़ योर मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स। अब एक कंपनी को मीडियम टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं? ये जो फंड्स लिए जाते हैं, मीडियम टर्म फंड्स जो लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं 1 to 5 ईयर्स के लिए। अब ये क्यों लिया जाता है, लॉन्ग टर्म क्यों लिए जाते हैं? जब हमें कंपनी को क्या परचेज करनी होती है, कोई मशीनरी, ठीक है, कोई न्यू प्लांट लगाना होता है, कोई नई न्यू फर्म ओपन करनी पड़ती है, या फिर उनको कोई फिक्स एसेट परचेज करनी है, ठीक है, तो उसको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब उन्हीं प्लांट्स मशीनरी की रिपेयरिंग में जो खर्चा आता है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है मीडियम टर्म। देखो, दीज फंड्स आर नीडेड फॉर द रिप्लेसमेंट। अगर हमने किसी भी मशीनरी को रिप्लेस करना है, ठीक है, उसकी सर्विसेज करानी है, ठीक है, या फिर कोई न्यू इक्विपमेंट्स, जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं, जो कॉस्टली होते हैं, उनको परचेज करना है, तो एक कंपनी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम टर्म फंड्स की। अब हम पढ़ते हैं कि हम वो मीडियम टर्म फाइनेंस कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच a company can take medium term funds. First is your financial institutions. Second, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी फाइनेंशियल, वहाँ से ले सकते हैं मीडियम टर्म फंड्स। कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकती है, लीजिंग कर सकती है, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स भी किसके अंदर आते हैं? मीडियम टर्म फाइनेंस के अंदर आते हैं। हम 1 by 1 देखते हैं क्या होते हैं ये। फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए ऑल ओवर द कंट्री, ताकि वो कंपनीज को, बिजनेसेस को फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। सेकंड आता है आपका दीज इंस्टीट्यूशंस आर, अब वो स्टेट सेंट्रल लेवल पर भी हैं, स्टेट लेवल पर भी डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। नेक्स्ट इज़ योर, दे प्रोवाइड बोथ ओन्ड कैपिटल एंड लोन कैपिटल। जब भी एक कंपनी को, एक बिजनेस फर्म को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या इशू करती है? वो शेयर कैपिटल, शेयर्स इशू करती है। शेयर्स इशू के फॉर्म में उनके पास क्या आती है? शेयर कैपिटल आती है, पैसा आता है, फंड्स आते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या मेन मोटिव होता है? ये फंड्स क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। अगर कंपनीज के पास फंड्स होंगे, पैसा होगा, तो वो काम कर पाएंगे, ठीक है, नए से नए आइडियाज़ वो लेकर आ पाएंगे, ठीक है, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और क्या बोला जाता है? इनको डेवलपमेंट बैंक्स भी बोला जाता है। देखो, फोर्थ पॉइंट में, एज दीज इंस्टीट्यूशंस एम एट प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फाइनेंस प्रोवाइड करने के पीछे इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इसलिए इन बैंक्स को, इन इंस्टीट्यूशंस को डेवलपमेंट बैंक्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ योर, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये कंपनीज को, बिजनेस फर्म्स को फंड्स तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, साथ ही साथ फंड्स प्रोवाइड करने के साथ वो उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ना, व्हाट इज़ टेक्निकल असिस्टेंस? अगर किसी कंपनी को कोई टेक्निकल में, कोई मैनेजरियल में कोई सर्विसेज चाहिए, तो वो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, मैनेजरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सपोज अगर एक कंपनी को अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होता है? कि उसको ये पता करना है, उसको ये पूछना है, ठीक है, उसको ये समझ नहीं आया कि वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ को इशू करे, क्या वो शेयर्स इशू करे, क्या वो डिबेंचर्स इशू करे, ठीक है, अगर वो शेयर्स में भी कौन सी शेयर्स इशू करे, इक्विटी इशू करे या प्रेफरेंस इशू करे। तो ये सब नॉलेज कौन देते हैं? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन कंपनीज को, इन बिजनेस फर्म्स को वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं।
लास्ट आता है आपका दी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कंसिडरेबल सूटेबल व्हेन लार्ज फंड्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आर रिक्वायर्ड। अगर एक कंपनी को अपनी बिजनेस फर्म को एक्सपैंड करना है, मीन्स उसे कोई न्यू प्लांट लगाना है, कहीं पर न्यू फर्म ओपन करनी है, या फिर उसने अपनी कंपनी को क्या करना है, दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना है, या फिर उसको अपनी कंपनी को मॉडर्नाइज करना है, मीन्स न्यू इक्विपमेंट्स लेकर आने हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, मीडियम टर्म फंड्स को लेती है। कहाँ से लेती है, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लिए जाते हैं बिजनेस फर्म्स के लिए, वो कहाँ से लेते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। अब लोग क्या करते हैं, पब्लिक क्या करते हैं, अपने सेविंग्स को बैंक्स में डिपॉजिट कराने से अच्छा बैंक में वो डिपॉजिट नहीं कराते, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर डिपॉजिट कराते हैं, जैसे सेविंग्स रखते हैं। क्यों रखते हैं ऐसा, क्योंकि नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक डिपॉजिट। अब एक पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है, अब एक कंपनी क्या करती है, पब्लिक क्या करती है, अपनी सेविंग्स को बैंक में, अपनी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट कराने के बजाय वो क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपने पैसे को डिपॉजिट करा देती है। ठीक, अपनी सेविंग्स को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रख देती है, वहाँ डिपॉजिट कराती है। ऐसा क्यों करती है वो, क्योंकि जब हम अपना पैसा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है वो ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू बैंक डिपॉजिट्स। इसलिए पब्लिक अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए, फ़ायदा तो पब्लिक को इसी में ही होगा, तो वो क्या करती है, अपना बैंक में जमा कराने के बजाय वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपने पैसे को डिपॉजिट करा देते हैं। अब इससे फ़ायदा दोनों को हुआ, पब्लिक को भी हुआ और ऑर्गेनाइजेशन को भी हुआ। पब्लिक को क्या फ़ायदा हुआ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिला, पैसा वापस में ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा मिला, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हुआ कि वो जो पब्लिक अपना पैसा उसका ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट करा रही है, वो उसको अपने उस पैसे को, पब्लिक के पैसे को, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ कर सकती है। देखो, द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट्स। ऐसा वो क्यों करती है, पब्लिक डिपॉजिट्स क्यों होते हैं, क्योंकि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट आर यूजुअली हायर देन दैट ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट्स। कि पब्लिक डिपॉजिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब कोई भी पब्लिक, कोई भी पर्सन अपने पैसे को उसका ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट करा सकता है, बस उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एनी ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न इशू अ डिपॉजिट रिसिप्ट एज एक्नॉलेज, उसके अगेंस्ट उनको क्या दी जाती है, एक रिसिप्ट दी जाती है, जिससे उनकी एक श्योरिटी होती है कि उनका पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपॉजिट है, एज अ डेब्ट की तरह पड़ा है, मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक का पैसा रिटर्न करना ही करना है। तो एज अ डेब्ट एक रिसिप्ट उस पर्सन को दी जाती है जब वो अपना पैसा उस कंपनी में डिपॉजिट कराते हैं। पब्लिक डिपॉजिट कैन टेक केयर ऑफ बोथ मीडियम, मतलब हम अगर हमें कंपनी को मीडियम और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स की फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो एज अ पब्लिक डिपॉजिट उनको यूज़ कर सकती है। द डिपॉजिट्स आर बेनिफिशियल टू बोथ। अब फ़ायदा दोनों को होता है, मैंने आपको बता दिया, डिपॉजिटर को भी फ़ायदा होता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होता है, मैंने अभी आपको बताया। While the depositor get higher rate of interest than that offered by the bank, the cost of deposit of the company is less than the cost of borrowings from the banks. अब फायदा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, कॉस्ट भी इसमें कम आती है। कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ, ज़्यादातर जो पब्लिक डिपॉजिट्स किए जाते हैं वो कितने साल के लिए किए जाते हैं, सिर्फ 3 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स के बाद ऑर्गेनाइजेशन को उस पब्लिक की जो डेब्टर है, जो उसका पैसा लिया, उसको वापस करना पड़ता है। अब इनको रेगुलेट कौन करता है, जो पब्लिक डिपॉजिट की रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ना नेक्स्ट इज योर मीडियम टर्म फंड्स, और कहाँ से ले सकते हैं, डिफरेंट कमर्शियल बैंक से भी लिए जा सकते हैं। ना नेक्स्ट इज जो कमर्शियल बैंक
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। कमर्शियल बैंक ऑक्यूपाई वाइटल पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अगर कंपनीज को डिफरेंट पर्पस के लिए पैसा चाहिए, अलग अलग पर्पस, तो हर एक पर्पस के लिए ये कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, लोन्स एक्सटेंड करते हैं। अब ये नहीं सिर्फ बड़ी से बड़ी फर्म्स को ही लोन एक्सटेंड किया जाता है, किसी भी साइज़ की फर्म हो, स्मॉल टू लार्ज, चाहे वो स्मॉल साइज फर्म्स हो, ठीक है, सारी फर्म्स को जितने बिजनेस हो सबको लोन प्रोवाइड किया जाता है। डिफरेंट फॉर्म्स में लोन पैसा दिया जाता है, कैश क्रेडिट की फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में, टर्म लोन्स की फॉर्म में, बिल्स डिस्काउंटिंग के फॉर्म में, लेटर ऑफ क्रेडिट की फॉर्म में पैसा दिया जाता है। अब जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन देने में, पैसा देने में, वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। फर्म का नेचर कैसा है, ठीक है, वो उसकी गुडविल कैसी है, और इकोनॉमी में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी कमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब जिसकी रीपेमेंट होती है, या तो वो इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं उसकी रीपेमेंट, या फिर वो लमसम में कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट में भी उसकी रीपेमेंट कर सकते हैं। अभी जो बैंक क्रेडिट्स होते हैं परमानेंट सोर्स ऑफ फंड नहीं है, मीन्स ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं होते। कुछ टाइम पीरियड के बाद एक टर्म लोन जैसे होते हैं, कुछ एक टर्म के बाद, कुछ एक टाइम पीरियड के बाद हमें इसकी रीपेमेंट करनी पड़ती है। तो इसीलिए इसको ये किसके अंदर आता है, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर। द बोरर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी। जब भी हम कमर्शियल बैंक्स के थ्रू जब हम लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो हमें कोई ना कोई एक अपनी एसेट, फर्म की एसेट, लोन लेने से पहले फर्म की एक एसेट हमें एज अ सिक्योरिटी वहाँ पर रखनी पड़ती है। देखो, द बोरर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी और क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म बिफोर लोन इज सेंशनड बाय अ कमर्शियल बैंक। कि एक बोरर को क्या करना पड़ता है, अपनी कोई भी एसेट, फर्म की कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी, लोन के अगेंस्ट एज अ सिक्योरिटी उनको अपनी कोई एसेट रखनी पड़ती है। क्लियर हो गया कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट आता है आपका लीज फाइनेंसिंग। अभी आपने पढ़ा होगा व्हाट इज़ लीजिंग। लीजिंग क्या होता है, कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में। एक अभी किसके लिए दिया जाए, एक पर्टिकुलर, जब एक कंपनी को पैसा नहीं चाहिए होता बट एक पर्टिकुलर एसेट, कोई पर्टिकुलर मशीनरी, कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है, मतलब जिसको एक कंपनी लेना अफोर्ड नहीं कर पाती, तो वो क्या करती है, लीज फाइनेंसिंग करती है। लीज फाइनेंसिंग एक पर्टिकुलर एसेट के लिए की जाती है। अभी क्या होता है, कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, ऑनर ऑफ द एसेट के बीच में एंड उस पार्टी के बीच में जो उस एसेट को क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। देखो, फर्स्ट पॉइंट, अ लीज इज अ कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी सच दैट द ऑनर ऑफ द एसेट ग्रांट द अदर पार्टी द राइट टू यूज द एसेट इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट। मीन्स वो उसको अपनी एसेट को सेल नहीं कर रही है, बस वो उसको उस एसेट को यूज़ करने का राइट दे रही है। उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं लीज फाइनेंसिंग। देखो, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ रेंटिंग ऑफ एन एसेट फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड। कि जब एक कंपनी, एक ऑनर, एसेट का ऑनर जब अपनी एसेट को कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दूसरी पार्टी को यूज़ करने का, अपनी एसेट को यूज़ करने का राइट देता है, उसको हम बोलते हैं लीजिंग। द ऑनर, जो उस एसेट का ऑनर होता है, उसको हम बोलते हैं लेसर, और जो अदर पार्टी होती है जो एसेट को यूज़ कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं लेसी। अब लेसी को क्या करना होता है, फिक्स टाइम पीरियड में उसको लीज रेंटल्स पे करने पड़ते हैं लेसर को, मीन्स ऑनर ऑफ द एसेट को। द लेसी पेज द फिक्स पीरियोडिक अमाउंट कॉल्ड द लीज रेंटल्स, जिनको लीज रेंटल्स बोला जाता है, टू द लेसर फॉर द यूज ऑफ एसेट्स। जब उनके बीच में एग्रीमेंट होता है तो उसके रिगार्डिंग सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, ठीक है, कि वो उस एसेट को अगर यूज़ कर रहा है तो उसको कौन कौन सी कंडीशंस को पूरा करना है, ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स को फॉलो करना है, कौन से रूल्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपका, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड द एसेट गोज, मीन्स वो उसका ऑनर नहीं बन जाता जो पार्टी उसको एसेट को यूज़ करिए, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लेसी को उस एसेट को लेसर को वापस करना पड़ता है। लीज फाइनेंसिंग प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ, अब एक कंपनी को अपनी बिजनेस फर्म को, इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए वो लीज फाइनेंसिंग करते हैं। सच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज मोर प्रीवेलेंट इन द एक्विजिशन ऑफ सच एसेट एज कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक, मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा लीजिंग एसेट्स के केस में होती है, कुछ एक इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो
टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो जाते हैं, मीन्स बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको परचेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, उन एसेट्स को लीज़ पर ले लेते हैं। अब जब भी वो एक कंपनी लीज़ फाइनेंसिंग करती है तो वो ये ध्यान में रखती है कि जो वो लीज़ एग्रीमेंट साइन कर रही है उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर वो एसेट को परचेज कर लेते हैं तब उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उन दोनों को कंपेयर करके फाइनल डिसीजन लिया जाता है। देखो, वाइल मेकिंग द लीजिंग डिसीजन द कॉस्ट ऑफ लीजिंग एन एसेट मस्ट बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ ओनिंग द सेम। वो चेक करते हैं, वो कंपेयर करते हैं कि हमें फ़ायदा किस में है, उस एसेट को ख़रीदने में ज़्यादा फ़ायदा है या उसको लीजिंग में ज़्यादा फ़ायदा है, तो उन दोनों को कंपेयर करने के बाद फाइनल डिसीजन लेती है। तो ये थे हमारे मीडियम टर्म फंड्स, जिसमें हमने किया कि कंपनी को अगर अपनी मशीनरी की रिपेयर करने के लिए, न्यू इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए अगर फंड्स चाहिए होते हैं तो हम मीडियम टर्म फंड्स लेते हैं। अब वो डिफरेंट सोर्सेज से मीडियम टर्म फंड्स ले सकते हैं, वो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकते हैं, लीजिंग कर सकते हैं, और पब्लिक डिपॉजिट्स के फॉर्म में भी पैसा ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे व्हाट आर द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड, कि एक कंपनी की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो बहुत सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए उनको पैसा चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म फंड्स आर नीडेड पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं जो एक कंपनी को विद इन 1 ईयर उसकी रीपेमेंट करनी पड़ती है। अभी क्यों लिए जाते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर उनको गुड्स को परचेज करना है, वर्कर्स की सैलरी पे करनी है, ठीक है, सैलरी पे करने के लिए, वेजेस देने के लिए, रेंट्स पे करने के लिए। अब कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो वो क्या करती है, शॉर्ट टर्म फंड्स लेती है। अब शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म सोर्सेज से होगी। शॉर्ट टर्म बैंक, अब 2 तरह के सोर्सेज होते हैं जिससे कंपनी अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है। वन इज़ योर बैंक सोर्सेज एंड नेक्स्ट इज़ योर नॉन बैंकिंग सोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे कि बैंक सोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन बैंकिंग सोर्सेज कौन से होते हैं। अब बैंक सोर्सेज में लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया आपका, ओवरड्राफ्ट हो गया, सिक्योर लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने बैंक सोर्सेज से, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब इसमें क्या होता है लाइन ऑफ क्रेडिट में, लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता बट एक लिमिट सेट कर दी जाती है, उस लिमिट तक आप विड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, बाद में उसकी रीपेमेंट की जाती है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट्स हैं, उसके अलावा भी अगर आपको पैसा चाहिए तो आप एक लिमिट तक अपनी ओवरड्राफ्ट मीन्स आप उस एक लिमिट तक पैसा अपने अकाउंट में से विड्रॉ कर सकते हो। तो ये था आपका लाइन ऑफ क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। सेकेंड आता है आपका सिक्योर्ड लोन्स। अभी बहुत नाम से पता लग जाएगा आपका सिक्योर्ड लोन्स। जब भी कस्टमर बैंक से क्रेडिट्स लेता है, लोन्स देता है, तो उसके अगेंस्ट उसको अपनी कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी उस बैंक के पास रखनी पड़ती है। द एसेट्स हेल्ड एज अ सिक्योरिटी रिमेन इन कंट्रोल। वो किसके पास रखनी पड़ती है, उस बैंक के पास। जब तक आप अपनी लोन की रीपेमेंट नहीं करते तब तक वो एसेट किसके कंट्रोल में रहती है, उस बैंक के कंट्रोल में रहती है। जब आप लोन की पेमेंट कर दोगे तो वो एसेट भी आपके पास होगी। देखो, बैंक जनरली ग्रांट्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द करंट एसेट्स लाइक इन्वेंट्रीज, कि आप आपको अपनी कोई भी करंट एसेट को एज अ सिक्योरिटी के लिए बैंक के पास रखना पड़ता है। एज सून एज लोन इज पेड बाय द कस्टमर ही इज अलाउड टू रिमूव गुड्स फ्रॉम द गोडाउन। कि जब तक आप लोन की पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो बैंक के पास रहेगी। जब आप पेमेंट कर दोगे तो वो आपको आपकी एसेट्स वापस कर देंगे। अंडर दिस सोर्स बैंक ग्रांट्स लोन आफ्टर रिजर्विंग अ फेयर मार्जिन। वो हमेशा अपने पास एक मार्जिन की तरह मार्जिन रखते हैं, मीन्स प्रॉपर एक सेम अमाउंट जितने का लोन है उतने की एसेट नहीं ली जाती, उसमें कुछ एक मार्जिन रखते हैं। द अमाउंट ऑफ लोन इज ट्रांसफर्ड टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर, कि जितना भी लोन आपको चाहिए बैंक क्या करती है, आपके अकाउंट कस्टमर्स के अकाउंट में वो लोन ट्रांसफ़र कर देती है। और इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट ऑफ लोन रेदर देन द एक्चुअल अमाउंट विदड्रॉन। कि आपने जितने, अब ये नहीं कि उस लोन, जैसे सपोज आपने 2 लाख का लोन लिया तो आपने उसमें से सिर्फ 1,50,000 ही यूज़ किया, तो इंटरेस्ट 1,50,000 पे नहीं लगेगा, बट जो इंटरेस्ट लगेगा, जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है वो 2 लाख, टोटल जो लोन की टोटल अमाउंट है उसी पर ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्लियर हो गया।
Now next is your discounting of bills. Customers can discount the bills due to the future date from the banks. अब customers क्या करती हैं कि कुछ एक बिल्स हैं जिनकी पेमेंट जो फ्यूचर डेट पर उनको पेमेंट्स मिलनी है, बट अगर उनको अभी करंटली उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो बैंक्स में जाकर अपने बिल को क्या कर लेते हैं, डिस्काउंट करा लेते हैं। द अमाउंट ऑफ बिल आफ्टर चार्जिंग डिस्काउंट, तो बैंक क्या करते हैं, कुछ एक अमाउंट डिडक्ट कर लेती है, ठीक है। उसके बाद जो पैसा होता है वो उस कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। दोबारा बता रही हूँ, व्हाट इज़ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, कि कुछ कस्टमर्स के पास कुछ एक बिल्स हैं, क्रेडिट बिल्स हैं जिनकी पेमेंट उनको फ्यूचर में मिलनी है, बट उस कस्टमर को अभी पैसे की ज़रूरत है तो बैंक्स में जाकर अपने बिल्स को डिस्काउंट करा सकती है। सपोज़ अगर 10,000 का बिल है तो अगर वो बैंक्स में जाकर अपने बिल्स को डिस्काउंट कराते हैं तो उनको पूरा का पूरा 10,000 नहीं मिलेगा, उनको 9,000 समथिंग कुछ पैसा मिलेगा। तो बैंक्स क्या करते हैं, कुछ एक अमाउंट अपने पास चार्ज करते हैं, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होता है वो उनके अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस फॉर्म में भी एक बिजनेस फर्म पैसा ले सकती है, शॉर्ट टर्म फंड्स ले सकती है। नेक्स्ट आता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ व्हाट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट, इसमें क्या होता है कि बैंक्स गारंटी देती हैं कस्टमर्स की पेमेंट के लिए। सपोज़ मैं एक कस्टमर हूँ, मैं एक बिज़नेस फर्म मैं चला रही हूँ, मैंने कुछ गुड्स लिए क्रेडिट पर, उधार पर लिए, ठीक है। अब मेरा गारंटियर कौन बना, बैंक्स बने। अगर मैं पेमेंट नहीं करती हूँ तो मेरे बिहाफ पर पेमेंट कौन करेगा, डिफरेंट बैंक्स करेंगे। देखो, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ क्रेडिट परचेज। in the letter of credit, banks takes the guarantee of payment which is supposed to be paid by the buyers of the good। कि अभी करंटली मुझे अपने बिजनेस फर्म को चलाने के लिए, ठीक है, मुझे इन्वेंट्री की ज़रूरत है, मुझे गुड्स की ज़रूरत है, बट मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं गुड्स परचेज कर सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ, गुड्स को क्रेडिट पर ले लेती हूँ बैंक्स के थ्रू, और मेरे बिहाफ पर जो मेरे क्रेडिट की जो गारंटी ले रहा है वो कौन ले रहा है, बैंक्स ले रहे हैं। मतलब पेमेंट तो एक्चुअली मुझे करनी है, बट मेरे बिहाफ पर मेरी जो गारंटी दे रहा है वो कौन दे रहा है, बैंक्स दे रहे हैं। कि अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं करता, तो उसकी जगह पर पेमेंट कौन करते हैं, बैंक्स करते हैं। It is another form of credit purchase in the letter of credit. Bank takes the guarantee of payment which is supposed to be paid by the buyers of the goods. इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं करता, तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है उसकी पेमेंट्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं आपके ये तो थे आपके बैंकिंग सोर्सेज, कि बैंकिंग्स के थ्रू एक कंपनी शॉर्ट टर्म फंड्स किस तरीके से ले सकते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट हमने पढ़ा, ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट इज योर अब ये तो बैंक्स के थ्रू पैसा कैसे ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नॉन बैंकिंग सोर्सेज कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है आपका नॉन बैंकिंग सोर्सेज में इज़ योर पब्लिक डिपॉजिट। ये भी हमने पढ़ा कि पब्लिक डिपॉजिट एज अ मीडियम टर्म फाइनेंस भी यूज़ होता है और एज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी यूज़ होता है। यू नो व्हाट इज़ पब्लिक डिपॉजिट्स। सेकंड आता है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स में अब आपके सिक्योर्ड लोन्स भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड लोन्स भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं, जो हम अपनी एसेट को गिरवी रखकर लोन लेते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जो हमारी गुडविल को देख कर हमें जो लोन दिया जाता है, जिसमें कोई भी एसेट हम गिरवी नहीं रखते, एज अ सिक्योरिटी नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं वो बैंक से नहीं लिए जाते हैं, ये कुछ डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, उनसे हम पैसा लेते हैं। सिक्योर्ड लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स हम उनसे ले सकते हैं। जो हम बैंक्स के थ्रू लेते हैं तो वो तो सिक्योर्ड लोन्स हो गए जो बैंक। अब यहाँ पर नॉन बैंकिंग सोर्सेज हैं, यहाँ पर जो हम शॉर्ट टर्म लोन्स ले रहे हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स ले रहे हैं, वो बैंक्स के थ्रू हम नहीं ले रहे। देखो, शॉर्ट टर्म लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कैन बी टेकन फ्रॉम अदर पार्टीज एक्सेप्टिंग बैंक्स, कि हम बैंक से पैसा नहीं लोन्स नहीं ले रहे। कुछ एक पार्टीज़ होती हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो डिफरेंट पार्टीज़ को क्या देती हैं, लोन देती है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। नेक्स्ट आता आपका ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है,
Trade credit is the credit extended by one trader to another for purchasing goods and services. अब ये जो ट्रेडिंग ये जो दी जाता है ट्रेड क्रेडिट दिया जाता है वो दो ट्रेडर्स के बीच में होता है, जिसमें एक ट्रेडर दो पार्टीज़ है, एक बायर एक सेलर है, ठीक है। अब एक पर्सन क्या कर रहा है दूसरे को, सपोज मुझे गुड्स की रिक्वायरमेंट है बट अभी मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं दे सकूँ, तो उसने मुझे कहा, उसने दूसरे सेलर ने मुझे क्या कहा, ठीक है तुम गुड्स ले लो बट उसकी पेमेंट तुम मुझे बाद में कर देना। दैट इज़ योर ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में एक टाइम पीरियड सेट कर दिया जाता है। देखो, क्रेडिट पीरियड स्टार्ट्स ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सटेंडेड टिल द पेमेंट इज मेड, देयरफॉर व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड मिनिमम टाइम फॉर दिस, कि उसकी पेमेंट अभी करंटली जब हम गुड्स को ले रहे हैं तब नहीं की जाती, बट विद इन 30, 60 और 90 डेज हमें उन गुड्स की पेमेंट करनी पड़ती है। तो उस पीरियड को हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट पीरियड। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉमिसरी नोट। अंडर दिस द बायर गिव्स हुंडी और प्रॉमिसरी नोट आफ्टर परचेजिंग द गुड्स। अब ये सिंपल होता है कि एक पेपर पे हुंडी क्या होता है, एक पेपर पे या एक प्रॉमिसरी नोट एक लिखा जाता है कि ये पर्सन इस दिन पर इतने अमाउंट की क्या करेगा, पेमेंट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट्स एंड हुंडीज। नेक्स्ट आता है आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। नाम से पता चल रहा है कि अभी हमारे गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई, हमने गुड्स को परचेज नहीं किया, बट कस्टमर्स क्या करते हैं, पहले ही गुड्स की क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। एडवांस में ही गुड्स की क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। दैट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। प्राइस ऑफ गुड्स टू बी परचेज आर पेड इन एडवांस बिफोर द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, कि अभी हम गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं, हमने कस्टमर ने पहले ही क्या किया, उन गुड्स की क्या कर दी, पेमेंट के लिए। अभी इसका ये जो एडवांस कस्टमर्स की एडवांसिंग होती है, इससे बहुत फ़ायदा होता है बिजनेस फर्म्स को। देखो, इट इज़ वेरी रियली यूजफुल इन दोज बिजनेसेस वेयर कॉस्टली गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि ये फ़ायदा उन केस में होता है जहाँ पर जो गुड्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, गुड्स जो होता है वो बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है। उसमें या फिर जो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, जो वो गुड्स जो कस्टमर अपनी पूरी डिमांड्स के साथ मीन्स अपने इच्छा से जब एक वो कोई प्रोडक्ट बनवाता है, उस केस में होता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत लंबा होता है, जिसके लिए प्रॉपर कुछ एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। द सेलर माइट रिक्वायर एडवांस बिकॉज क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑर्डर इज सो मच लार्ज इट कैन नॉट अफोर्ड टू टाई अप मोर फंड्स इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब इसमें इतना पैसा चाहिए होता है, मतलब ये थोड़े कॉस्टली होते हैं कि वो कस्टमर्स को कहते हैं कि आप पहले एडवांस पे दे दो कि बाद में वो मुकरे ना, क्योंकि इसमें जो पैसा लगा होता है बहुत ज़्यादा होता है और इसको बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो सेलर्स क्या करते हैं, बिजनेस फर्म्स क्या करते हैं, अपने कस्टमर से पहले से ही एडवांस में ले लेती है। गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड आफ्टर सम टाइम्स, कि गुड्स की जो डिलीवरी होती है वो साथों साथ नहीं हो जाती, बट कुछ एक टाइम पीरियड के बाद जब उसकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है उसके बाद उन गुड्स की क्या होती है, पेमेंट होती है। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस, कि कस्टमर्स अगर पहले पैसे देते हैं तो उनके लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इसमें कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती। नेक्स्ट आता है आपका कमर्शियल पेपर्स। Now what are commercial papers? Commercial papers are unsecured promissory note। unsecured promissory notes होते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि जो एक फर्म दूसरे फर्म को पैसा देती है, ठीक है, जिसमें कोई भी एसेट सिक्योरिटी कोई भी कुछ भी सिक्योर्ड नहीं होता, सारा सब कुछ अनसिक्योर्ड होता है। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय अ फर्म टू रेज फंड्स फॉर जब एक कंपनी को, एक बिजनेस फर्म को शॉर्ट टाइम पीरियड के 90 डेज़ के लिए, 365 4 डेज़ के लिए जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कमर्शियल पेपर्स इशू करती है। अब ये कमर्शियल पेपर्स कौन इशू करता है, एक फर्म दूसरी फर्म को कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकती है। इट इज़ इशूड बाय वन फर्म टू अनदर बिजनेस फर्म्स, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पेंशन फंड्स होते हैं, बैंक्स हो गए, डिफरेंट जो कमर्शियल पेपर्स इशू करे जाते हैं। अब ज़्यादातर जो कमर्शियल पेपर्स में जो ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, इसमें जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। द अमाउंट रेज्ड बाय कमर्शियल पेपर्स इज जनरली वेरी लार्ज एज द डेप्ट इज टोटली अनसिक्योर्ड। द फर्म्स हैविंग, कि हर कोई कमर्शियल पेपर्स इशू नहीं कर पाता, बट वो फर्म्स जिनकी क्रेडिट रेटिंग मीन्स क्रेडिट वर्दिनेस, क्रेडिट रेटिंग जिनकी अच्छी है, जिनकी गुडविल अच्छी है, इमेज अच्छी है, सिर्फ उनको ही कमर्शियल पेपर्स इशू किए जाते हैं। और इनकी पेमेंट कितने दिन में होती है, विद इन 90 डेज और 364 डेज। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टरिंग। व्हाट इज फैक्टरिंग?
फैक्टरिंग में क्या होता है, देखो, अकाउंट्स रिसीवेबल्स आर जनरली सोल्ड। जितना भी पैसा एक बिजनेस फर्म ने क्रेडिटर्स से लेना है, अब वो पैसा वो बिजनेस फर्म क्या कर लेती है, पहले से ही डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेती है, ठीक है। बाद में अब वो क्रेडिटर्स पेमेंट फर्म को नहीं करेंगे, वो पेमेंट किसको करेंगे, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करेंगे। इसमें क्या, इसका देखो फर्स्ट लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा। इन फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स आर जनरली सोल्ड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि जितने भी बिजनेस फर्म ने क्रेडिटर से पैसा लेना है, वो सारा पैसा पहले ही किससे लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। अब जो क्रेडिटर्स ने जो पेमेंट करनी है वो बिजनेस फर्म को नहीं करनी, बट किसको करनी है, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करनी है, जिस पे वो क्या चार्ज करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं, एंड बियर्स और जितना भी उन सपोज किसी कोई बैड डेब्ट्स हो गए, किसी क्रेडिटर ने पेमेंट नहीं करी, तो ज़्यादा सारा का सारा रिस्क कौन बियर करता है, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बियर करती हैं। फैक्टरिंग मीन्स एज अ मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग। जो फैक्टरिंग होते हैं वो कंपेरेटिवली कॉस्टली होती है, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं होती कि कौन सा क्रेडिटर पेमेंट करेगा, कौन सा पेमेंट नहीं करेगा। बिजनेस फर्म ने तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट पेमेंट्स ले लिए, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इज़ हायर देन नॉर्मल लेंडिंग रेट्स, कि इसमें जो चार्ज किया जाता है, जो कॉस्ट होती है फैक्टरिंग की, वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल। जो हम नॉर्मली रेट्स लेते हैं, लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, उसके रेट्स कम होते हैं इन कंपैरिजन टू फैक्टरिंग। नेक्स्ट आता है आपका फॉरफिटिंग। फॉरफिटिंग में क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ रिसीवर अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, कि जो हम ट्रेडिंग करें, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपनी कंट्री से बाहर किसी कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब वो होती है हमारी फॉरफिटिंग। अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ रिसीवेबल्स अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इज नोन एज फॉरफिटिंग। अब इसमें क्या होता है, बैंक और अ फाइनेंशियल अंडरटेक्स अ परचेज ऑफ ट्रेड बिल्स। अब इसमें क्या करते हैं, बैंक्स या फिर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या परचेज कर लेते हैं, प्रोमिसरी नोट्स परचेज कर लेते हैं, ट्रेड बिल्स परचेज कर लेते हैं, जिसमें सेलर के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब जो परचेजिंग करे, अब जो पैसा दिया जाएगा वो उस बिजनेस फर्म को नहीं दिया जाएगा, बट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा। देखो, परचेजेस मेड थ्रू, जो परचेजिंग की जाती है वो कैश में नहीं की जाती है, बट थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कवरिंग द एंटायर रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट एट द टाइम ऑफ कलेक्शन। कि वो सारे रिसीवेबल्स, जो एक बिजनेस फर्म ने पैसा लेना है, वो सारे रिसीवेबल्स कौन परचेज कर लेता है, ये डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परचेज कर लेती हैं। जो हम क्या कर रहे हैं, जो एक बिजनेस फर्म क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल बाहर की किसी कंट्री से जब ट्रेडिंग कर रही हैं, तो वो सारे बिल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स कौन परचेज कर लेते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक परचेज कर लेती हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉर फिटिंग। तो ये थे आपके नॉन बैंक सोर्सेज, जो हमने किया कि एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है, बैंक सोर्सेज से भी पैसा ले सकते हो और नॉन बैंकिंग्स के थ्रू भी अपने सोर्स फंड्स को पूरा कर सकती है। अब हम करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जब हम एक सोर्स का, कि हमें कहाँ से पैसा लेना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स लेने हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स लेने हैं, मीडियम टर्म फंड्स लेने हैं, हम कहाँ से लें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेने हैं, पब्लिक डिपॉजिट करना है, ठीक है, कौन सी किस तरीके से लेना है, इससे कौन कौन से फैक्टर्स एक कंपनी ध्यान में रखती है जब वो एक फाइनेंसिंग डिसीजन लेती है। फर्स्ट आता है आपका कॉस्ट। अब कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम सोर्स ऑफ फंड्स का डिसीजन लेते हैं। दो तरह की कॉस्ट होती है हमारी। फर्स्ट आती है कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड्स, ठीक है। तो इन दोनों कॉस्ट को ध्यान में रखकर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है कि उसको कौन से सोर्स के थ्रू पैसा लेना है। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। अब जब भी कंपनी सोर्स ऑफ फाइनेंस का डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले वो ये ध्यान रखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के बाद कि हमारी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन इतनी साउंड है कि हम उस पेमेंट की, जो हम पैसा ले रहे हैं डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कहीं से भी पैसा ले रहे हैं, क्या हमारी कंपनी इतनी साउंड है कि वो उस पेमेंट की, उस प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट कर पाए। देखो, इन द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स बिजनेस शुड बी इन द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन सो एज टू एबल टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट। की वही चेक अपनी एक बिजनेस फर्म अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करती है, ठीक है। वो अपनी नेटवर्थ देखती है कि क्या वो इतने साउंड है कि वो रीपेमेंट्स कर सके विद इंटरेस्ट। देखो, व्हेन द अर्निंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट स्टेबल, कि जब एक कंपनी की अर्निंग स्टेबल नहीं होती, ठीक है, कभी उनको प्रॉफिट्स होते हैं कभी नहीं होते,
Fixed charge funds like preference share debentures should be carefully selected as these add to the financial burden of the organization. तो वो उनको ध्यान कि अगर सपोज कि एक कंपनी की एक बिजनेस फर्म की जो प्रॉफिट्स हैं वो स्टेबल नहीं है, मीन्स हर साल उनको प्रॉफिट्स नहीं होते, कभी उनको प्रॉफिट्स होते कभी उनको प्रॉफिट्स नहीं होते, तो जब भी वो अगर सोर्स ऑफ तो उनको प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर जब वो ले रही होते हैं तो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि अब जो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर उनकी पेमेंट तो हमने करनी है, 1 साल के बाद तो हमने उनकी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या अगर उनकी साउंड फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को ना ले, क्योंकि इनकी रीपेमेंट करना ज़रूरी होता है। तो रीपेमेंट करने से उस कंपनी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या बन जाती है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस। हमारी अब नेक्स्ट आता है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीगल स्टेटस में कि हमारी कंपनी कैसी है, क्या हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, एक कंपनी है, कैसी फर्म है, उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे। जैसे देखो, अ पार्टनरशिप फर्म फॉर एग्जांपल कैन नॉट रेज मनी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं वो इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, कैन नॉट रेज मनी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, दीज कैन बी इशूड ओनली बाय जो कंपनीज होते हैं, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होते हैं वही सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप फर्म्स इशू नहीं कर सकती। तो एक कंपनी को क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, अपनी लीगल स्टेटस चेक करना चाहिए, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है उनकी। नेक्स्ट आता है आपका पर्पस और टाइम पीरियड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले फंड्स लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस लिए फंड्स चाहिए, क्यों चाहिए और कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए। उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म चाहिए, मीडियम चाहिए, टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्क प्रोफाइल। हर एक सोर्स में रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो डिसीजन लेने से पहले हमें रिस्क इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस शुड इवेलुएट each of the source of finance in terms of risk involved। जैसे इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो लीस्ट रिस्की होते हैं कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स होंगे तभी उनकी पेमेंट होगी, इन कंपैरिजन टू प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स होल्डर्स। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल। अ पर्टिकुलर source of funds may affect the control and powers of the owners on the management of the firm। issue of equity shares may mean dilution of the control। कि अगर हम किसी को इशू करते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, उनके पास कोई कंट्रोलिंग नहीं होती कि वो मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सके। वहीं अगर हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो वो एक शेयर होल्डर्स एक तरीके से कंपनी के ऑनर्स बन जाते हैं, जिनके पास मैनेजमेंट में वोटिंग राइट का भी कंट्रोल होता है, ठीक है। तो हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिट वर्दिनेस इफेक्ट ऑन, कि अगर हम ये सोर्स ऑफ फाइनेंस से लेंगे तो उससे हमारे क्रेडिट वर्दिनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। द डिपेंडेंस ऑफ बिजनेस ऑन सर्टेन सोर्सेज में अफेक्ट्स इज क्रेडिट वर्दिनेस इन द मार्केट। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज। अब कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस ले, हमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ईज को ध्यान में रखकर ही फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है, कि उसकी रीपेमेंट हमने कब करनी है। जैसे रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन केस ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक्स, कि अगर हम कोई सोर्स से पैसा ले रहे हैं फाइनेंस, क्योंकि वो बहुत इजीली हमें मिल जाए, बहुत सारा पेपर वर्क उसमें इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि टैक्स बेनिफिट्स, कि जब भी हम सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा ले रहे हैं उस सोर्सेज से पैसा ले जहाँ से हमें टैक्स, एक कंपनी को टैक्स बेनिफिट्स मिले, उनको कम से कम टैक्स की रीपेमेंट करनी पड़े। तो ये थे आपके फैक्टर्स कि जब एक कंपनी सोर्स ऑफ फाइनेंस का डिसीजन लेती है, कि फंड्स का डिसीजन लेती है, उसे कहाँ से पैसा लेना है, किस पर्पस के लिए पैसा देना है, तो वो डिफरेंट पॉइंट्स को, डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, कॉस्ट को, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, उस कंपनी बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, किस तरीके का बिजनेस वो कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए उनको फंड्स चाहिए, उस सोर्स में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कंट्रोल को चेक करना और अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को ध्यान में रखकर वो क्या करती है, फाइनल डिसीजन लेती है।